dear student, this is lecture number 3 of some basic concept of chemistry. ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो मेन थीम है वो हम पढ़ने वाले हैं एंड दैट थीम इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो बेसिकली कितने लॉ है? 5 लॉ है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन या प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो उसको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगैड्रोस लॉ. तो पहले तो समझो भाई क्यों दे रहे हो लॉ, किसके लिए है लॉ, काय के वास्ते है लॉ. तो इसलिए आपको दो चीजें समझना पड़ेगा. एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड. ये क्या है? मैटर के टाइप है. मैटर क्या होता है? एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट योर मैटर. तो मैटर बेसिकली दो तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन स्टेट. चलो डिटेल ही बता देता हूं. मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीकों से करते हैं आप, बेस्ड ऑन स्टेट एंड बेस्ड ऑन कंपोजिशन, या उसको केमिकल कंपोजिशन भी बोलेंगे हम, घटक. बेस्ड ऑन स्टेट एंड बेस्ड ऑन कंपोजिशन, घटक. ओके, तो बेस्ड ऑन स्टेट इसके कितने टाइप होते हैं? इसके टाइप होते हैं 3. कौन कौन से? सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस. ओके, स्कूल में पढ़ा होगा आपने. ओके, बेस्ड ऑन कंपोजिशन इसके 3 टाइप होते हैं. कौन कौन से? एलिमेंट, देन कंपाउंड, देन मिक्सचर. ओके, फिर एलिमेंट के 3 टाइप होते हैं. एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, स्कूल में पढ़ा होगा आपने, और तीसरे होते हैं मेटालॉइड. बराबर, क्या होते हैं? मेटालॉइड. और जो कंपाउंड होते हैं उसके भी 3 टाइप होते हैं. एक होते हैं ऑर्गेनिक, एक होते हैं इनऑर्गेनिक, और एक होता है कॉम्प्लेक्स. ओके, अब मिक्सचर के 2 होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस. तो ऐसा क्लासिफिकेशन होता है मैटर का. तो इसमें का हमें 2 चीजें समझनी है, एलिमेंट और कंपाउंड. लिख लिया आपने? चलो ठीक है. तो एलिमेंट और कंपाउंड समझना है हमें. ठीक है, तो एक चीज याद रखो, एलिमेंट किसको कहते हैं? एलिमेंट मतलब जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जो खुद एक इंडिविजुअल है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस. अब नाइट्रोजन को ऐसे भी लिखोगे, कंफ्यूज मत होना. तो ये नाइट्रोजन का एलिमेंट है, ये भी नाइट्रोजन का एलिमेंट है. फर्क क्या है? ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है. तो क्या सर हमेशा 2 होते हैं क्या? नहीं होते. जैसे कि देखो, हाइड्रोजन H2, ओके, ऑक्सीजन O2, ओके, उसके बाद फॉस्फोरस P4 होता है, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सल्फर S8 होता है. ठीक है ना. तो ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है. तो ये सारे एलिमेंट है. ऐसे कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है. बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं. 118 एलिमेंट है. कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है. तो ये एलिमेंट होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते और जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसों को बोलते हैं एलिमेंट. अब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो कुछ मिलता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड. उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड. जैसे कार्बन कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ तो आपको मिला CO2. तो ये CO2 क्या हो गया? कंपाउंड. अब इस कंपाउंड में कितने एलिमेंट है? कार्बन और ऑक्सीजन. जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड नाम होता है इसका. इसमें हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सल्फर एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है. ये केमिकली रिएक्ट होके हाइड्रोजन एलिमेंट, सल्फर एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, एक कंपाउंड मिला H2SO4. जैसे अमोनिया NH3, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, दोनों कंबाइन होके केमिकली क्या मिला? ये कंपाउंड मिला. तो NH3 एक कंपाउंड है. उसके बाद CO, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ये कंपाउंड है. तो इसको अगर आप केमिकली 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट केमिकली रिएक्ट करके कुछ बनाओगे तो दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड. ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड है. एलिमेंट तो फिर भी 118 है, 119वां एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है, लेकिन वो अभी तक सिलेबस में इंक्लूड नहीं हुआ. लेकिन कंपाउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड है. NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद H2O पानी, उसके बाद और क्या लिख सकते हो? NH3 तो होगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड. ठीक है ना. अमोनिया. ये सारे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड होते हैं. तो कंपाउंड क्या होते हैं? एलिमेंट की केमिकल रिएक्शन होके कंपाउंड मिलते हैं. ठीक है. तो अब जब हमें एलिमेंट से कंपाउंड बनाने हैं तो आप क्या करोगे?
दो या दो से ज्यादा एलिमेंट लोगे, ओके एलिमेंट लोगे, तो एलिमेंट को कंबाइन करोगे या केमिकली रिएक्ट करोगे एक दूसरे के साथ। केमिकली रिएक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन लेंगे और इलेक्ट्रॉन देंगे, कब तक, जब तक उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते, इसको बोलते हैं रूल ऑफ ऑक्टेट, ओके। और क्या बन जाएगा इससे, कंपाउंड। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कुछ रूल्स फॉलो करती है, कुछ लॉज फॉलो करती है। और कौन से लॉ, ये 5 लॉ। ये 5 लॉ अगर वो फॉलो कर रही है तभी आप सब कुछ सही कर रहे हो, अदरवाइज नहीं कर रहे। अब ये जो है ये 1740 1760 के दरमियान डिस्कवर हुए वाले लॉ है। तो आजकल के मॉडर्न लॉ ये फॉलो नहीं करते, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको पहले लॉ में। अभी ये 1740 की बात है, मतलब आजकल जो लॉ डिस्कवर हो रहे हैं वो लॉ ये फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। तो बेसिकली एलिमेंट को अगर केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, कंपाउंड। जैसे कि सपोज कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है कंपाउंड, ये है एलिमेंट, ये है एलिमेंट। तो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या मिल रहा है, कंपाउंड मिल रहा है। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शन होते वक्त, ये प्रोसेस होते वक्त कौन कौन से रूल, कौन कौन सी चीजें वो फॉलो करनी चाहिए, ये 5 चीजें वो फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लुज़ैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और अवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। ये पांचों लॉ को डिटेल में समझेंगे एक एक से, और इसी लेक्चर में सारे लॉ खत्म करेंगे। उससे पहले एक चीज समझ लो, एटॉमिक मास का कंसेप्ट समझ लो, आपको आना चाहिए, बिकॉज इसके न्यूमेरिकल भी हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल में यूज होगा, तो पहले ही क्लियर कर लो। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, उसके बाद और किसका, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद ठीक है, चलो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, याद रखना, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, नाइट्रोजन का 14, उसके बाद और किसका लगेगा अपने को, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ओके, कार्बन का 12, ओके, अमोनिया NH3, ओके ओके, कार्बन हो गया, चलो ठीक है, इतनी कार्बन भी हो गया, इतने का भी एटॉमिक मास याद रखोगे तो आपको मदद होगी। तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहला लॉ पढ़ते हैं। पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेविएजर, ओके। अब इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग टीचर अलग अलग करेगा, नाम में क्या रखा है किसी महान साइंटिस्ट ने बोला था, ठीक है। तो लेविएजर नाम के साइंटिस्ट थे, ये कंबशन रिएक्शन कर रहे थे, अलग अलग तरह के कंबशन रिएक्शन कर रहे थे। और इस रिएक्शन के दौरान उन्होंने क्या किया, रिएक्टेंट का मास मेजर किया सक्सेसफुली और प्रोडक्ट का मास मेजर किया। तो उन्हें एक चौंकाने वाला कंक्लूजन मिला, निष्कर्ष मिला, वो ये था, इन्होंने क्या किया, कार्बन की रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ। कंबशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और आफ्टर रिएक्शन उनको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब उन्होंने रिएक्टेंट का वजन किया, ऑफ कोर्स कार्बन कितना होगा, 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना होगा, 16 दूनी 32, मैंने बताया ना आपको, 2 है ना O2, एक O का 16 होता है, 16 दूनी 32 ग्राम। अब जब उन्होंने CO2 का वेट करके देखा, इसका मास मेजर करके देखा, तो कितना ऑब्टेन हुआ, 44 ग्राम, समझ रहे हो, 44 ग्राम। तो यहां से क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भाई सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मासेस ऑफ प्रोडक्ट, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब ये जो लॉ है 1700 से 1800 के बीच में डिस्कवर हुए वाले लॉ है, तो आजकल के जो मॉडर्न लॉ है ये लॉ फॉलो नहीं करते। जैसे कि देख लो, अभी ये क्या बोल रहा है कि टोटल मास इन अ केमिकल रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, मास इन अ केमिकल रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन आज हमें पता है आइंस्टाइन की बदौलत, आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी है, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी इज इक्वल टू mc²। इसका क्या मीनिंग है सर, तो इसका क्या कहना है आइंस्टाइन का कि मास डिस्ट्रॉय हो सकता है, मास इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और अगर आप मास डिस्ट्रॉय करोगे तो उसके फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। तो आज कुछ रिएक्शन ऐसे अवेलेबल है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें मास कांस्टेंट रहता है क्या, नहीं, लेकिन ये अब की बात है, ये तब की बातें हम कर रहे हैं। और बहुत सारे रिएक्शन ये लॉ फॉलो करते हैं, लेकिन आजकल के जो लॉ है ये रिएक्शन को ये लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ये लॉ का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एनर्जी होता है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ऐसे ये क्या है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर या एलिमेंट, तो ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर द मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब बिफोर जितना मास है उतना ही आफ्टर मास होगा,
बिफोर जितना मास है आफ्टर भी उतना ही मास होगा। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेंगे। सपोज आपने क्या किया, कार्बन ले लिया, इसकी रिएक्शन किया आपने ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, CO, इसका नाम होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन कितना 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना 16 ग्राम। ओके, तो जब आप इसका मास मेजर करके देखोगे तो डेफिनेटली 16 और 12 कितने आएंगे, 28 ग्राम। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना आया, 28 ग्राम आया। ठीक है, तो ये दोनों का एडिशन करो, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 28 ग्राम। तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास कैसे रहेगा, सेम रहेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब इसमें मास कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसके एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, लेविएजर नाम के साइंटिस्ट स्टडिंग कंबशन रिएक्शन वो पढ़ रहे थे। कंबशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन के साथ किसी की रिएक्शन करना, मतलब उसका कंबशन करना। ठीक है, डिटरमाइन मास ऑफ द रिएक्टेंट, उसमें उन्होंने रिएक्शन करने से पहले कार्बन और ऑक्सीजन का मास मेजर किया, और रिएक्शन के बाद मास ऑफ प्रोडक्ट मेजर किया। तो उनको क्या ऑब्जर्वेशन मिला, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो दो एलिमेंट कंबाइन होके कंपाउंड बनाते वक्त ये लॉ को फॉलो करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मींस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, पहला एप्लीकेशन, विदाउट रिएक्शन हम बना सकते हैं। अगर 12 ग्राम आपने कार्बन लिया और 32 ग्राम आपने ऑक्सीजन लिया, तो विदाउट रिएक्शन आप बोल सकते हो कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ओके, तो क्या बोल रहा है, फ्रॉम मासेस ऑफ रिएक्टेंट से हम क्या कर सकते हैं, मासेस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा, जितना इनपुट उतना ही आउटपुट। और दूसरा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैन बी डिसाइडेड फ्रॉम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। सपोज आपको 88 ग्राम क्या बनाना है, CO2 बनाना है, तो आप क्या करोगे, 64 ग्राम क्या लोगे, O2 लोगे, और उसके बाद 24 ग्राम क्या लोगे, C लोगे। एडिशन करके देखो, 4 और 4 8, 6 और 2 8, समझ गए। तो आपको अगर 88 ग्राम CO2 बनाना है तो इतना ये लेना पड़ेगा, इतना ये लेना पड़ेगा। कैसे डिसाइड किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर इतना ये लोगे, दोनों का एडिशन 88 आ रहा है, तो हमें पता है जब केमिकल रिएक्शन होगी तो इसका मास ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। तो कितना प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से आप रिएक्टेंट का अमाउंट डिसाइड कर सकते हो। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। ठीक है, या फिर सपोज और एक एग्जांपल बता दूं मैं आपको, सिंपल सा एग्जांपल, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। इमेजिन करो नाइट्रोजन है, ये कंबाइन हुआ हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। क्या मिला, अमोनिया, NH3। इसका नाम क्या होता है, अमोनिया। क्या, अमोनिया। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे अभी इसको। अब देख लो, क्या करेंगे, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन को 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 3, तो इसको इवन करना पड़ेगा, 6। 3 का इवन क्या हो जाएगा, 6। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 3 दूनी 6। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2। तो ये भी कितना हो गया, 2। अब हाइड्रोजन कितने, 3 दूनी 6, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या डायरेक्टली याद कर लो इसको, 2n प्लस, या फिर इसको n2 बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे, n2 नाइट्रोजन। ओके, तो अब अगर इसका 28 ग्राम मास है, 14 दूनी 28, इसका कितना है, एक हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है। हाइड्रोजन बरोबर 1, नाइट्रोजन बरोबर 14। ठीक है, 2 ही है, तो 2 नाइट्रोजन है ना, 14 दूनी 28, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, मतलब 6 ग्राम। ठीक है, 6 ग्राम हाइड्रोजन लिया, तो चेक करना, 28 30 34 ग्राम अमोनिया बनना चाहिए। चेक करेंगे, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन प्लस 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, तो 14 दूनी 28 प्लस 6 कितना, 34 ग्राम आया। तो इस पे से क्या प्रूव होता है कि जब केमिकली दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, तो मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेट अस मूव टू द सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ बहुत आसान है। सेकंड लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। ठीक है, एक सिंपल सी चीज समझ लो यार, जब दो एलिमेंट केमिकली रिएक्ट होते हैं तो कंपाउंड मिलता है। तो जब एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा है तो उस टाइम 5 रूल वो फॉलो करेगा। उसमें का पहला हमारा ऑलरेडी हो गया है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक सिंपल सा एग्जांपल बता दूं मैं आपको। सपोज H2O है, पानी है, पानी।
अब ये जो पानी है 3 जगह से ऑब्टेन किया है हमने, ओके। एक है हमारा टैप वाटर, नल का पानी है टैप वाटर, दूसरा है रेन वाटर, और तीसरा है सपोज सी वाटर, समंदर का पानी, ठीक है। अभी इसके सोर्स अलग अलग है, ये नल का पानी है, ये ऊपर से गिरे वाला पानी है, और ये सी वाटर है। अब इसका फॉर्मूला भी H2O होगा, इसका फॉर्मूला भी H2O होगा, इसका फॉर्मूला भी H2O होगा। अब इसका एटॉमिक रेशियो अगर आप काटोगे, हाइड्रोजन एस टू ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1, 2s2 1। इसका हाइड्रोजन कितने 2, ऑक्सीजन कितने 1, इसका हाइड्रोजन कितने 2, ऑक्सीजन कितने 1। अब अगर वेट का रेशियो काटोगे, वेट ऑफ हाइड्रोजन एस टू वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन हमें पता है हाइड्रोजन बरोबर कितना होता है 1, और ऑक्सीजन बरोबर कितना होता है 16। तो 2 हाइड्रोजन है ना, 1 का 1 तो 2 का कितना 2, वेट ऑफ हाइड्रोजन S2, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन का कितना है 16, ठीक है। 2 1 2 2 8 मतलब 1s2 8, ठीक है। तो सेम 2s2 16 तो क्या आएगा 1s2 8, 2s2 16 तो क्या आएगा 1s2 8। तो कहां से आपने पानी बनाया, कैसे बनाया, वो प्रोसेस, वो मेथड कुछ मैटर नहीं करती। अगर वो प्योर फॉर्म में कंपाउंड है, प्योर फॉर्म में कंपाउंड है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ओरिजिन, टैप वाटर से लिया है, रेन वाटर से लिया है, या सी वाटर से लिया है, उसमें जो कंपोनेंट है, उसमें जो एलिमेंट है, उसका जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन बाय वेट और नंबर, दोनों का प्रोपोर्शन कैसे रहेगा, सेम। देख लो 2s1 2s1 2s1, देख लो 1s8 1s8 1s8, ओके। अब NH3 में हमेशा आप देख लो नाइट्रोजन एस टू हाइड्रोजन एटॉमिक रेशियो रहेगा 1s2 3। अब नाइट्रोजन हमें पता है, नाइट्रोजन कितना होता है 14, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो इसका रेशियो कैसे रहेगा, नाइट्रोजन का वेट ऑफ नाइट्रोजन एस टू वेट ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालोगे तो ये रहेगा 14s1, हमेशा यही रहेगा 14s1, चेंज होगा क्या, नहीं। अब किस सोर्स से आप अमोनिया को ऑब्टेन करते हो इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन क्या बोलता है, ये लॉ का स्टेटमेंट आपसे क्या कहता है कि भाई दिस लॉ स्टेट्स दैट एनी प्योर कंपाउंड, ये प्योर कंपाउंड था, ये प्योर कंपाउंड था, ये प्योर कंपाउंड था, ये प्योर कंपाउंड था, एनी प्योर कंपाउंड always contain the same element in definite composition or proportion। सेम एलिमेंट, देखो एलिमेंट का प्रोपोर्शन 2s1 2s1 2s1, इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर इट इज टैप वाटर, रेन वाटर और सी वाटर, या कोई और चौथा सोर्स होगा, डजंट मैटर, ओके। डेफिनेट कंपोजिशन प्रोपोर्शन बाय इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स और मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन। तो कौन से मेथड से आपने उसको बनाया है उस पे वो डिपेंड करेगा क्या, नहीं डिपेंड करेगा। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट एनी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन डेफिनेट कंपोजिशन और प्रोपोर्शन बाय वेट भी बोल सकते हो उसको, ठीक है ना। डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट, यहां पर रहेगा हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट, ठीक है ना, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। तो वेट का भी प्रोपोर्शन कैसे है, फिक्स है, देख लो इसका वेट ऑफ हाइड्रोजन टू वेट ऑफ ऑक्सीजन 1s2 8 1s2 8 1s2 8। तो आप कहां से उसको ऑब्टेन कर रहे हो इससे कोई मैटर नहीं होता, किधर से भी उसको ऑब्टेन करो आप, उसका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो कैसे रहेगा, सेम रहेगा। सो दिस इज द नथिंग बट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब तीसरा लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इस लॉ का अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे आप डायरेक्टली तो आपको चक्कर आ जाएगी, ठीक है ना, अरे ये क्या है बोलोगे, कुछ समझ में नहीं आया सर, पूरा बाउंसर गया या यॉर्कर गया, ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझोगे और बाद में रट्टा मारोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब एक के बजाय मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके बाद लॉ समझाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, इमेजिन करो कार्बन रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ और कार्बन रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहां पर जो है सेम एलिमेंट रिएक्ट हुआ अलग अलग मास ऑफ सेम कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो यहां पर कार्बन कितना है 12 ग्राम, कार्बन कितना है 12 ग्राम, यहां पर भी कार्बन कितना है 12 ग्राम, कार्बन कितना है 12 ग्राम। अब यहां पर वो आपको पता है कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन बराबर कितना होता है 16, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन का कितना आएगा एटॉमिक मास 16 दूनी 32 ग्राम, कितना 32 ग्राम, और यहां पर कितना आएगा 16 ग्राम, कितना 16 ग्राम। तो अब कंपाउंड बनेगा, यहां क्या बनेगा CO2, कितना बनेगा 32 और 12 कितना 32 और 12 44 ग्राम, 44 ग्राम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 44 ग्राम बनेगा, इसका नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द नेम।
अब यहां पर क्या बनेगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और 16 और 12 कितने में, 16 17 18 28 ग्राम, कितना 28 ग्राम। तो देख लो, सेम मास ऑफ फिक्स मास ऑफ एलिमेंट, फिक्स मास ऑफ एलिमेंट के साथ एक ही एलिमेंट रिएक्ट हो रहा है लेकिन अलग अलग कंपाउंड दे रहा है, अलग अलग कंपाउंड दे रहा है। ओके, फिक्स मास ऑफ एक एलिमेंट के साथ दूसरा एक ही एलिमेंट रिएक्ट हो रहा है लेकिन अलग अलग कंपाउंड दे रहा है। तो जो एलिमेंट अलग अलग मास से फिक्स मास के साथ रिएक्ट हो रहा है वो होल नंबर रेशियो में रिएक्ट करेगा। होल नंबर रेशियो मतलब 1/2, 3/2, 3/2 तक ही चलेगा, उसके आगे का 5/4 ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रेशियो चलेंगे क्या, नहीं चलेंगे। जैसे कि यहां पर फाइंड आउट करेंगे हम, क्या आएगा 32/16। ओके, ये 32 ग्राम। अब जो अलग अलग मास रिएक्ट हुआ ना, 32 ग्राम डिवाइडेड बाय 16 ग्राम, तो कैंसल, कितना आया 2:1 आया ना होल रेशियो। फिक्स मास ऑफ एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट रिएक्ट होके अलग अलग कंपाउंड दे रहा है। फिक्स मास ऑफ एक एलिमेंट के साथ दूसरा एक ही एलिमेंट, दूसरा एक ही टाइप का एलिमेंट, ये भी ऑक्सीजन है ये भी ऑक्सीजन है, एक ही टाइप का एलिमेंट रिएक्ट होके अलग अलग कंपाउंड दे रहा है। तो ऐसे अगर होगा तो जो अलग अलग मास से रिएक्ट हो रहा है उसका रेशियो होल नंबर रहेगा। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आया 2:1। अब आप बोलोगे सर इससे ही इसको क्यों डिवाइड, इससे इसको डिवाइड कर भाई 1/2 आएगा, 1/2 भी सिंपल होल रेशियो, नो प्रॉब्लम। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो और एक एग्जांपल। इमेजिन करो H2 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पर, देख लो अब क्या हुआ यहां पर मिला H2O, क्या मिला H2O, यहां पर क्या मिला H2O2। इसका नाम होता है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड मतलब पानी, इसका नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके लिए नया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, अब देख लो यहां पर 12 ग्राम 12 ग्राम मास सेम था, तो सेम मास वाले के साथ एक ही एलिमेंट अलग अलग मास में रिएक्ट होकर अलग अलग कंपाउंड दे रहा था। तो सेम मास के साथ कौन है यहां पर, ये और ये। इसका मास कितना है 2 ग्राम। हाइड्रोजन एक होता है ना, हाइड्रोजन बरोबर एक होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम। यहां पर ये हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, समझ रहे हो। अब यहां पर ऑक्सीजन कितना रिएक्ट हुआ 16 ग्राम, ओ है ना सिर्फ। अब यहां पर ऑक्सीजन कितना रिएक्ट हुआ 16 दूनी 32 ग्राम, समझ रहे हो 32 ग्राम। अब यहां पे क्या हुआ 16 और 2 18 ग्राम पानी बना, और यहां पे क्या हुआ 16 दूनी 32 33 34, यार सीधे सीधे ऐड कर दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 34 ग्राम H2O2 बना। देखो फिक्स मास ऑफ एलिमेंट के साथ सेम एलिमेंट अलग अलग मास से, सेम एलिमेंट अलग अलग मास से कंबाइन हुआ और अलग अलग कंपाउंड दिया। तो जो अलग अलग मास से सेम एलिमेंट कंबाइन हुआ, अलग अलग मास से सेम एलिमेंट कंबाइन हुआ, उसका जो रेशियो रहेगा वो सिंपल रेशियो रहेगा, होल नंबर। अब इससे इसको डिवाइड करो या इससे इसको डिवाइड करो, क्या आएगा 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, ये आएगा 1/2। अब मुझे समझता नहीं था कि सिंपल रेशियो मतलब क्या सर, तो याद रखना सिंपल रेशियो मतलब 1/2 3/2। ठीक है, 3/2 तक ठीक है, 4/3 5/8 ऐसे रेशियो चलेंगे क्या, नहीं। ठीक है, तो सिंपल रेशियो में वो रिएक्ट होगा। तो ये लॉ अप्लाई करने के लिए आपको एक का मास क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा, और एक का मास कांस्टेंट करके दूसरा जो सेम एलिमेंट अलग अलग मास के साथ रिएक्ट हो रहा है उसका रेशियो होल रेशियो आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले लॉ समझ लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या बोलता है, when two elements chemically combine to form two or more compound, when two elements chemically form two or more different compound, two element combine form compound, two element find compound, तो अलग अलग कंपाउंड बनाया ना, इन्हीं ने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं ने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर बनाया पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर बनाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अलग अलग कंपाउंड बनाए। फिर विथ डिफरेंट कंपोजिशन, दोनों का कंपोजिशन अलग अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड का अलग, एग्जांपल नंबर 1 में। एग्जांपल नंबर 2 में हाइड्रोजन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन अलग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कंपोजिशन अलग। फिर अब बाय वेट भी कंपोजिशन अलग है। देन masses of one element combine with a fixed mass of other element, fixed mass of other element के साथ जो एलिमेंट कंबाइन हो रहा है उसका मास आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो जो फिक्स मास वाले के साथ दूसरा एलिमेंट कंबाइन हो रहा है वो स्मॉल रेशियो रहेगा, उसका रेशियो कैसे रहेगा स्मॉल नंबर, यहां पे स्मॉल रेशियो 2:1 और 1:2 होल रेशियो है। ठीक है, अब ये चीज अगर मैं एग्जांपल ये बता दूं तो आपको अच्छे समझ आएगी, पहले पॉज करके लिख लो।
हो गया या स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म। चलो ठीक है, देखो अब अब आपको ये एग्जांपल समझाता हूं, बड़े वाला एग्जांपल। तो एक मास कांस्टेंट होना जरूरी है, चलो देखते हैं। तो इमेजिन करो आपने क्या क्या बनाया, ओके। प्रूव करना है कि ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है। कौन, NO, NO2, N2O5, NO2, NO2, N2O5। आराम से समझना, देख लो। पहले क्या करेंगे, इधर इधर लेंगे हम नाइट्रोजन का मास, इधर लेंगे हम ऑक्सीजन का मास, ठीक है। चलो अब देख लो, आराम से देखो। चलो तो नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है 14, एक ऑक्सीजन है 16, बराबर। चलो ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितना 14, ऑक्सीजन 16 दूनी 32, ओके। यहाँ पर नाइट्रोजन 14 दूनी 28, बराबर ना, दो नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना 16 5 80, 5 ऑक्सीजन है, 16 5 80, ठीक है। अब देख लो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का वेट सेम करेंगे, नाइट्रोजन का वेट सेम करेंगे। यहां पर कितना है 14, यहां पर कितना है 14, यहां पर कितना है 28। एक तो इसको 28 करो, इसको 28 करो, या फिर इसको 14 करो। तो अगर आप इसको 14 करना चाहते हो, इसको 14 करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 14। अगर ये 14 लिया तो ये कितना लेना पड़ेगा 40, समझना चाहिए। अगर ये 14 लिया तो ये कितना लेना पड़ेगा 40, ये 28 लिया तो ये कितना लेना पड़ेगा 80, ठीक है। अब देखो, फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन, फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ वेरिएबल मास ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ 16, 32 और 40, 16, 32 और 40, ठीक है, 16, 32 और 40। तो अब ये वेरिएबल मास का रेशियो निकालेंगे, 16:32:40, 4 चौक 16, 4 आटम 32, 4 धाई 40, 2 से डिवाइड करो, बे दोनी 4, बे चौक 8, बे पंचे 10, 2:4:5 आया सिंपल रेशियो, 2:4:5। पॉइंट में आया क्या आंसर, नहीं, 2:4:5। तो अगर 2-4 कंपाउंड दे दिए जाए तो एक कंपाउंड का मास कॉमन करना, और जो दूसरा कंपाउंड रिएक्ट हो रहा है उसका रेशियो क्या आएगा, होल नंबर रेशियो। यही बोल रहा है क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है स्टेटमेंट इसका, कि भाई दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट केमिकली कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड, 2 या 2 से ज्यादा भी कंपाउंड, 2 एलिमेंट कंबाइन हुए, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट उसने बनाए, तो जो फिक्स मास ऑफ एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट वेरिएबल मास में कंबाइन होकर ये अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, तो उनके मास का रेशियो क्या रहेगा, सिंपल होल नंबर। ओके, समझ में आया। चलो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब चौथा लॉ शुरू करते हैं। चौथे लॉ का नाम है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एक चीज याद रखो, जो गैसेस वॉल्यूम होते, गैस का हम क्या मेजर करते हैं, वॉल्यूम। तो गैसियस वॉल्यूम जो होता है वो डिपेंड होता है टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम के बारे में स्टडी करना है तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। टेम्परेचर चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज होगा। तो वॉल्यूम की स्टडी करते वक्त टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये लॉ क्या बोल रहा है, सपोज हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस लिया, हाइड्रोजन गैस लिया, उसके साथ ऑक्सीजन गैस लिया और इससे बना दिया वाटर वेपर्स, पानी गैस, H2O गैस, H2O गैस। ओके, तो अब देख लो ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहां पर कितने हैं 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, बेदोनी 4, तो इसको क्या करना पड़ेगा 2 से बेदोनी 4। तो अब यहां पर कैसा रेशियो से गैसेस बनेंगे, और ये एक चीज याद रखो, ये लॉ सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। ये लुसाक लॉ ऑफ गैसेस, गैसेस है ना, तो सिर्फ गैसेस, लिक्विड सॉलिड को इग्नोर करना है, ठीक है। तो कैसा रेशियो, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बनेंगे, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। देखो ना, इसके साथ 2 है, इसके साथ कितना है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बनेंगे, इसका 1 वॉल्यूम बनेगा। तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट होगा 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और 2 वॉल्यूम ऑफ पानी दे देगा, 2 वॉल्यूम ऑफ पानी दे देगा। अब इसका यूज कैसा करोगे, अगर आपको 100 ml स्टीम बनानी है, 100 ml स्टीम बनानी है, तो 2V के लिए 2V, तो 100 ml के लिए 100 ml, ठीक है। 2 की जगह 2 था ना, तो 100 ml के लिए 100 ml, 2 के लिए 1, तो 100 के लिए 50 ml। मतलब 100 ml H2 के साथ 50 ml O2 रिएक्ट हुआ तो 100 ml H2O वेपर्स बनेंगे, गैसेस। क्या बनेंगे, गैसेस। समझ में आ रहा है। सपोज क्या है, सपोज आपको 10 लीटर आपने H2 ले लिया, कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, 10 लीटर आपने H2 ले लिया, तो 10 लीटर H2 अगर ले लिया, 2 वॉल्यूम के लिए 2 वॉल्यूम है, तो 10 लीटर के लिए 10 लीटर,
10 लीटर के लिए 10 लीटर, ठीक है। अब 2 वॉल्यूम के लिए 1 वॉल्यूम है, तो 10 के लिए कितना आएगा 5 वॉल्यूम, मतलब ये कितना आएगा 5 लीटर, कितना आएगा 5 लीटर। समझ में आया। सपोज क्या है यहां पर, ये 500, आपको 500 लीटर चाहिए, या सपोज 500 मीटर क्यूब चाहिए, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब भी होता है, 500 मीटर क्यूब वेपर्स बनाने हैं आपको। 2V के लिए 2V है, तो 500 मीटर क्यूब के लिए यहां पर क्या आएंगे 500 मीटर क्यूब, ओके। तो 2V के लिए 1VO2, तो 500 के लिए 250 आधे 250 मीटर क्यूब। तो ये सिंपल रेशियो होता है 2:1:2। इस पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, 2:1:2 सिंपल रेशियो किसका, गैसेस का इन अ केमिकल रिएक्शन। पॉज करके ये रिएक्शन लिख लो और एक एग्जांपल देना है मुझे, हो गया। चलो ठीक है, और एक एक्सप्लेनेशन दूंगा, एग्जांपल दूंगा थोड़ा सा हार्ड। इमेजिन करो नाइट्रोजन लिया हमने, क्या लिया नाइट्रोजन, तो N2 गैस, ओके। इसकी रिएक्शन की H2 गैस के साथ, तो बना क्या अमोनिया गैस, NH3 गैस, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन कितने हैं 2, यहां पर कितना है 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 से मल्टीप्लाई किया 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करो 3 से, यहां कुछ नहीं मतलब कितना है 1। तो अब 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन होगा 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, ये भी गैस ये भी गैस ये भी गैस, लिक्विड और सॉलिड आया तो इग्नोर करना है, तो 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बनाएगा, 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बनाएगा। अब मान लो आपको 100 ml अमोनिया बनाना है, तो 2V के लिए 1V है, 2V के लिए 1V है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो 200, पहले 200 सिंपल लेंगे, 2V के लिए 1V लग रहा है, तो 200 ml के लिए ये कितना लगेगा 100 ml, कितना लगेगा 100 ml। 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, 200 को 2 से डिवाइड किया तो 100 आया, समझ रहे हो ना, हाफ हो गया तो ये भी हाफ हो जाएगा। अब 1 को 3V लग रहा है, तो 100 को कितना लगेगा 300 ml, समझ रहे हो 300 ml। सपोज आपको क्या करना है 1000 लीटर बनाना है, 1000 लीटर, तो 2V, अब रेशियो जो है नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस का जो रेशियो है वो है 1:3:2, 1:3:2, ये जो नंबर है ये 1:3:2 लेना है, ओके। तो अब सपोज आपको 1000 लीटर ये बनाना है, तो ये 2V है तो ये 1 है, तो ये 1000 मतलब ये 500 लीटर, ये कितना 500 लीटर। अब ये 500 लीटर, तो ये 1 है तो ये 3 है, तो ये 500, तो ये कितना हो जाएगा 503 1500 लीटर। तो 500 लीटर नाइट्रोजन 1500 लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ तो 1000 अमोनिया बनेगा। समझ में आ रहा है कितना इंटरेस्टिंग है। सपोज आपको 300 मीटर क्यूब हाइड्रोजन है आपके पास, 300 मीटर क्यूब हाइड्रोजन है, तो 3V के लिए कितना नाइट्रोजन लगेगा, कैसे निकालना है, 3V के लिए 1V, तो 300 के लिए 100 मीटर क्यूब, तो अब 1V 3V के साथ कंबाइन होके 2V देगा, तो 100 मीटर क्यूब 300 के साथ कंबाइन होके 200 मीटर क्यूब देगा। आई होप आपको समझ गया। तो इसको बोलते हैं ये लुज़ैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो इसका स्टेटमेंट क्या है समझना, आराम से समझना, देखो क्या बोल रहा है और इसकी प्रैक्टिस करना। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस, गैसेस कंबाइन हो रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब गैसेस वाली रिएक्शन है, या तो रिएक्टेंट साइड हो या तो प्रोडक्ट साइड हो, दे डू सो इन अ, ये ऐसा करेंगे सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। इसका रेशियो क्या है 1:3 3:2, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने पहले ही बताया वॉल्यूम कब चेंज होगा, जब टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा। तो हमें टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने देना है क्या, नहीं, उनका इफेक्ट हम स्टडी नहीं कर रहे। तो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट अगर रखेंगे आप, तो गैसेस रिएक्टेंट कंबाइन होकर गैसेस प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो वो सिंपल रेशियो में कंबाइन होगा। ठीक है, अब यही लॉजिक अप्लाई करके 1 2 3 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो इसको रब कर देता हूं मैं। ठीक है, आई होप आपने ये लिखा होगा अच्छे से। ओके, तो चलो ये क्या बोल रहा है, इफ 10 volume of H2 gas react with 5 volume of O2 gas, how many volume of H2O gas is formed? कोई टेंशन नहीं बच्चों, H2O की रिएक्शन लिखेंगे। H2 गैस कंबाइन हो रहा है O2 गैस के साथ, समझ रहे हो, H2 गैस कंबाइन हो रहा है O2 गैस के साथ और बन क्या रहा है H2O गैस। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये रिएक्शन सिर्फ गैसेस को अप्लाई होती है। सपोज कोई लिक्विड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो उसको इग्नोर मारना है। ठीक है, तो आप देख लो ऑक्सीजन कितने हैं 2, पहले बैलेंस करेंगे 2, यहां पर कितना है 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 ऑक्सीजन हो गए, बेदोनी 4 हाइड्रोजन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इनका रेशियो क्या आएगा 2V, यहां पर है ना 2V, ये 1V, यहां पर कितना है 1V और ये कितना 2V। तो आपको क्या बोल रहा है 10 वॉल्यूम ऑफ H2, 10 वॉल्यूम ऑफ H2 के 10 वॉल्यूम 10V, 10 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ O2, मतलब 5V ऑफ O2,
तो कितना मोल H2O बनेगा? देखो 2 रिएक्ट हुआ, 1 के साथ 2 बना, 10 रिएक्ट हुआ 5 के साथ तो 10 बनेगा। 2 का 2, 10 का 10, 2 का 1, 10 का 5। तो इनका रेशियो क्या था? 2:1:2, 2, 2:1:2। सपोज आपसे पूछा कि 10 O2 की कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए, 10 V की कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए कितना H2 लगेगा? 1 के लिए कितना? 2, 5 के लिए कितना? 10, तो 10 के लिए कितना? 20। तो अब 20 V और 10 V कंबाइन होंगे तो कितना मिलेगा? 2 के साथ 1 कंबाइन हुआ 2, 10 के साथ 5 कंबाइन हुआ 10, तो 20 के साथ 10 कंबाइन हुआ 20। सिंपल। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो, इस पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, पॉज करके लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 खत्म हो गया। आ गया 10वीं, आंसर भी 10वीं इसका। ओके, अब लेट अस मूव ऑन टू दिस न्यूमेरिकल। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन। कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, याद रखना। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और ये गैस होता है। मीथेन इज अ गैस, ऑक्सीजन गैस, कंप्लीट कंबशन। और कंप्लीट कंबशन के प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये वाटर लिक्विड, वाटर लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो लिक्विड को इग्नोर मारो। ठीक है, अब देख लो, कार्बन कितना है? 1, तो 1, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 4। यहाँ पे कितने हैं? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, बेदोनी 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, यहाँ पर कितने हैं? 2 और 2 4, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। ये 10th में आपको बैलेंसिंग आई है, और ये रिएक्शन आपको अल्केन चैप्टर होने के बाद समझ जाएगी, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो ये रिएक्शन सपोज ऐसे मान लो कि दी हुई है, तो क्या बोल रहा है? क्या अब इसका रेशियो देखो। हाँ, यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? 1, यहाँ कितना है? दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। इसको लेना है क्या? नहीं, ये लिक्विड है, इसको इग्नोर करो। तो क्या होगा? ये 1V अगर कंबाइन हुआ ये 2V के साथ तो ये 1V बनेगा। आपसे क्या पूछा है? कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 24 या 25, एक मिनट, लेट मी चेक, 25 होना चाहिए। ओके, 25 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, राइट, 25 होना चाहिए, 24 नहीं, 25। हाँ, 25 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन। ठीक है, तो मीथेन का क्या है? 0.25 डेसीमीटर क्यूब है मीथेन एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कैलकुलेट O2 रिक्वायर्ड। O2 रिक्वायर्ड, देखो, 1 के लिए 2 लगेगा, तो 0.25 के लिए इसके डबल, 1 का डबल 2, 0.25 का डबल 0.25 इंटू 2 मतलब 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 से 1 बना तो 0.25 से कितना बनेगा? 0.25 डेसीमीटर क्यूब। मान लो आपको ये 100 ml दिया गया है, 100 ml O2, 100 ml, तो 2 का 1 हुआ तो 100 का 50 ml। 1 से 1 बना तो 50 ml से 50 ml बनेगा। समझ रहे हो? ऐसे कोई भी कैसे भी न्यूमेरिकल आप आराम से कर सकते हो। हो गया? चलो ठीक है, फिनिश, ये हो गया। लेट अस मूव ऑन टू लास्ट न्यूमेरिकल। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। अगर आपने 10th अच्छे से किया है तो आपको पता होगा। इथाइन, इसका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करना है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और इथेन बनाना है, इथेन C2H6। तो C2H4 में 4 हाइड्रोजन डालने पड़ेंगे, 4 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 और 2 6, तो C2H6 गैस बन जाएगा। ओके, अब रेशियो कैसे आएगा? 1V, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, ये 2V डबल है ना, 2V, और इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, ये 1V। ठीक है, तो कितने कंप्लीट हाइड्रोजन ऑफ 0.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथाइन। इथाइन कितना बनाना है? 0.25 डेसीमीटर क्यूब। तो आपको क्या निकालना है? H2 कितना लगेगा? तो 1 के लिए 1 ये लगा, 2 ये लगा, तो 0.5 के लिए ये कितना लगेगा? 0.25 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन हमें H2 पूछा है, तो 1 के लिए 1, ये 2, तो 0.25 के लिए 0.25, ये 2 इंटू 0.25 मतलब 0.5 डेसीमीटर क्यूब। समझ रहे हो? इस तरह से कोई भी वैल्यू आप आराम से पता कर सकते हो। तो आंसर इज 0.5 डेसीमीटर क्यूब। समझ में आया? तो ये लॉ क्या होता है? गैसेस के लिए होता है, एंड दिस इज इट। सिंपल, समझ में आया? चलो ठीक। अब ये थोड़े से हार्ड न्यूमेरिकल, हार्ड मतलब लॉजिक है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? 6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड विथ 2.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म एंड वॉल्यूम ऑफ एनी गैस रिमेन्स अनयूज्ड। कोई टेंशन नहीं है, देख लो, पहले रिएक्शन बना लेंगे। H2 गैस रिएक्ट विथ O2 गैस टू गिव वाटर, H2O गैस। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन कितना है? 1, इधर कितने हैं? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेदोनी 4, तो ये कितना लेना पड़ेगा? 2।
तो रेशियो कैसे आएगा, 2v 1v, यहां कुछ नहीं मतलब 1v और ये कितना 2v, ठीक है। तो 6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास कंटेनर में क्या है, कंटेनर में दो चीजें ऐड की हमने, 6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, 6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 2.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, 2.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे कितना पानी बनेगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। किसी एक से शुरू करो, पहले इससे शुरू करते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन, ये क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना 6 डेसीमीटर क्यूब, ये 6 डेसीमीटर क्यूब लिया हमने, ये 6 लिया, 2 को 1 लग रहा है, 2 को 1 तो 6 को कितना लगेगा 3 डेसीमीटर क्यूब। तो 2 के साथ 1 लिया तो 2 बना, 6 के साथ 3 लिया तो 6 डेसीमीटर क्यूब बनेगा। पानी कितना बनेगा 6 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऑक्सीजन चाहिए 3 डेसीमीटर क्यूब, लेकिन हमारे पास है कितना 2.4 डेसीमीटर क्यूब, 3 है ही नहीं ना। अब क्या करोगे, तो इससे छोड़ते हैं, इससे शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, इससे शुरू करेंगे, ओके। तो ये गलत हो गया बिकॉज इतना हमारे पास है ही नहीं, तो ये लेंगे। तो 2.4 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन से शुरू करेंगे। तो देखो अब एक के लिए 2 चाहिए, तो 2 एक के लिए 2 चाहिए, 3 के लिए 6 चाहिए, तो 2.4 के लिए इसका डबल 4.8 डेसीमीटर क्यूब चाहिए। दो एक के साथ रिएक्ट होके 2, 6 3 के साथ रिएक्ट होके 6, तो 4.8 2.4 के साथ रिएक्ट होके 4.8 डेसीमीटर क्यूब पानी दे देगा, ठीक है। अब हुआ क्या, ये 2.4 इसमें के 4.8 के साथ रिएक्ट हो गया, ओके, और दोनों ने मिलके इतना पानी दे दिया 4.8 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन बचा कितना, अब हमारे पास है कितना 6, लेकिन यूज कितना किया 4.8, तो बचा कितना 6 माइनस 4.8 मतलब 1.2 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन बच गया, 1.2 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन बच गया। बिकॉज हमारे पास था 6, लेकिन हमें कितना यूज किया 4.8, बिकॉज ऑक्सीजन कम पड़ गया ना, ऑक्सीजन हमें 3 चाहिए 6 के लिए, लेकिन है हमारे पास 2.4, तो 2.4 यूज किया तो 4.8 डेसीमीटर क्यूब ही पानी मिला और 1.2 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन बच गया। ऐसे इसको ट्राई करो, जमता है क्या, सेम सेम। चलो पॉज करके ट्राई करो, वरना मैं सोल्यूशन तो बताऊंगा ही आपको, नो प्रॉब्लम, ओके। चलो देखेंगे आप क्या बोल रहा है, 200 मीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 250 मीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन। चलो हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, इससे क्या मिलेगा HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोरीन HCl गैस, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, तो इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो। पहले वॉल्यूम का रेशियो बनाओ, यहां पर 1 यहां पर 1 यहां पर 2, तो ये 1v, दिस इज 1v एंड दिस इज 2v बराबर। तो क्या बोल रहा है 2, अब हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर में 200 मीटर क्यूब हाइड्रोजन है, परफेक्ट, और 250 मीटर क्यूब क्लोरीन है, 250 मीटर क्यूब क्लोरीन है। तो प्रोडक्ट कितना बचेगा और कोई गैस बचेगा क्या, ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। इससे शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन अगर 200 लिया, 200 मीटर क्यूब, तो एक के लिए 1 चाहिए, 2 बनेगा, तो 200 के लिए 200 चाहिए, 200 मीटर क्यूब, 200 के लिए 200 मीटर क्यूब, और बनेगा क्या 400 मीटर क्यूब। एक के लिए 1 बनेगा 2, 200 के लिए 200 बनेगा 400, डबल हो गया ना। तो यस 200 के साथ 200 रिएक्ट होगा, 200 के साथ 200 रिएक्ट होगा और 400 मिलेगा। लेकिन हमारे पास क्लोरीन कितना है 250 मीटर क्यूब, यूज कितना किया 200, बचा कितना 50 मीटर क्यूब क्लोरीन बच जाएगा। अगर क्लोरीन से शुरुआत की होती आपने 250 मीटर क्यूब, ये आंसर खत्म हो गया, 250 मीटर क्यूब क्लोरीन लिया होता, तो देख लो एक के लिए 1, 250 के लिए 250 मीटर क्यूब, 250 के लिए 250, एक के लिए 1, 1 से 2, 250 के लिए 250, 250 से 500 मीटर क्यूब HCl बन जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास 250 ml H2 है क्या, नहीं है, हमारे पास 200 ही मीटर क्यूब H2 है, ठीक है। तो इससे शुरू करना पड़ेगा, ऊपर का आंसर क्या आएगा करेक्ट है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। अब लास्ट लॉ कंप्लीट कर लेंगे। अब फिफ्थ लॉ, अगर आपको फोर्थ लॉ अच्छे से समझ आया है तो फिफ्थ लॉ इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। एक चीज याद रखो, गैस के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और एक होता है नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो अवोगाड्रो क्या बोलता है, अगर प्रेशर टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखोगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। कुछ समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया सर, ओके। तो सपोज ये एक कंटेनर है, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ये दूसरा कंटेनर है,
ये तीसरा कंटेनर है, ठीक है। अब तीनों कंटेनर का साइज है 2 लीटर, 2 लीटर, 2 लीटर, तीनों का साइज 2 लीटर का है। अब इसमें मैंने भरा ऑक्सीजन गैस, इसमें मैंने भरा हाइड्रोजन गैस, इस पे मैंने भरा नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो अगर मैंने इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स मेजर किए एंड दैट मॉलिक्यूल्स आर यक्स, वो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, यक्स है, और इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, और वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम। अब इतनी सारी चीजें अगर सेम होगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इसके क्या होंगे, सेम होंगे। इसका नंबर ऑफ पार्टिकल n है तो इसका भी n और इसका भी n। इसके अगर 2n है तो इसके भी 2n, इसके भी 2n होंगे। समझ में आया? तो क्या बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट एग्जांपल लेने के बाद और अच्छे से समझ आएगा। इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए, वॉल्यूम इक्वल चलने, गैस अलग अलग भी चलेंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नो प्रॉब्लम। इक्वल वॉल्यूम ऑफ different gases, equal volume of different gases, okay, under same temperature and pressure, same temperature and pressure, same temperature and pressure, has equal number of molecules, has equal number of molecules। सब में मॉलिक्यूल का नंबर कैसे रहेगा, इक्वल रहेगा। कैसे रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। जैसे कि देख लो, हाइड्रोजन गैस प्लस, इसका मीनिंग समझाऊंगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल, हाइड्रोजन गैस प्लस O2 गैस, दैट गिव्स H2O गैस, ठीक है। बैलेंस करेंगे पहले तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 4 हो गए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब वॉल्यूम का रिलेशन क्या था, ये सॉरी, इसके यहां कुछ नहीं, मतलब 1, तो ये 2V, ये 1V, ये 2V, बराबर, ये इसके साथ का 2, इसके साथ का 1, इसके साथ का 2, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। जो वॉल्यूम के साथ होगा वो n के साथ होगा, तो यहां पर 2n, यहां पर 1n और यहां पर 2n, ठीक है। तो अगर इसके 10 पार्टिकल होंगे, इसके 10 पार्टिकल होंगे तो एक के लिए 2, तो 10 के लिए 20, 2 के लिए 2, तो 20 के लिए 20। समझ में आया? तो इसके कितने पार्टिकल होंगे, 20 पार्टिकल। इसके अगर 50 पार्टिकल होंगे, 2 के लिए 1, तो 50 के लिए 25, और ये 1 के लिए 2, तो 25 के लिए 50 पार्टिकल होंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल, समझ रहे हो? तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज करने हैं, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख के, तो वॉल्यूम चेंज करो। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइडेड दैट ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। या फिर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैस, अब वो ऑक्सीजन का है या हाइड्रोजन का है या नाइट्रोजन का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अच्छी तरह से समझाता हूं आपको। सपोज एक कंटेनर है, एक कंटेनर में 100 ml हाइड्रोजन है। अब दूसरा कंटेनर है, इसमें 100 ml नाइट्रोजन है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का प्रेशर सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम, दोनों का प्रेशर सेम, दोनों का वॉल्यूम सेम। अब फर्क नहीं पड़ता कि एक हाइड्रोजन है दूसरा नाइट्रोजन है, दोनों के पार्टिकल अगर इसका यक्स होगा तो इसका भी क्या होगा, यक्स होगा। दोनों अलग रहने से, एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। अब सपोज मैंने इसका 50 ml कर लिया, 50 ml कर लिया, तो इसके यक्स मॉलिक्यूल का क्या हो जाएंगे, x/2। 100 में अगर यक्स होंगे तो 50 में x/2, तो इसका भी अगर मैंने 50 ml कर लिया तो इसके भी क्या हो जाएंगे, x/2। सिंपल, समझ में आया? तो इस तरह से ये लॉ होता है। यहां पर ये बेस्ट 5 लॉज का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। तो अब इस चैप्टर में और 2-3 लेक्चर बन जाएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।